जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी के जो होम गार्ड के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए मैं बूस्टर डोज लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, देखिए इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए चुनिंदा लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी के जब कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए मैं हमेशा ऐसी चीज़ें बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेहनत लगती है इसलिए। ठीक है, तो आज तीसरा दोस्तों सीरीज है। ठीक है, हम आपको पता है कि 20 क्वेश्चन देखते हैं मगर डिटेल में देखते हैं, यानी 20 हमारे जो 20 क्वेश्चन होते हैं और किसी के उसमें 60-70 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। देखिए हमने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, क्या होम गार्ड परीक्षा बूस्टर डोज। ठीक है, इसे आप जरूर लगवा लीजिए परीक्षा के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा करंट अफेयर 2026 हमने करवाया है। ठीक है, और दोस्तों करंट अफेयर 2025 कर सकते हैं आप हमसे। ठीक है, संविधान पढ़ाया। और देखिए जिनको भी होम गार्ड का बैच चाहिए दोस्तों वो एक बार ये डेमो क्लास देख लीजिए, उसके बाद हमारा बैच परचेस करिए। ठीक है, जरूर देखिए डेमो क्लास। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके करवाया, स्टैटिक जीके कर लीजिए। ठीक है, और जिनको भी चाहिए हमारा बैच वगैरह। तो मेरे साथियों आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस के भी एग्जाम लगे, तो आप सभी कहने पे हमने यूपी पुलिस, ठीक है, और होम गार्ड दोनों का, ठीक है, आप एक बैच आपने कहा था सर एक बैच निकाली जिसमें यूपी पुलिस होम गार्ड दोनों हो जाए दोस्तों। तो हमने यूपी पुलिस का बैच निकाला जिसमें हमने जीके और हिंदी का बैच दिया था रिकॉर्डेड, है ना। और आप सभी कहने पर इसमें हमने होम गार्ड का भी बैच डाल दिया है। अगर आप ये बैच लेते तो इसमें यूपी पुलिस और होम गार्ड दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इस बैच में आपको क्या क्या करवाया जाएगा, पूरा ये जीके होगा, उसके अलावा ये पूरा हिंदी होगा। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से हमने इसको बांटा है दोस्तों, इस तरीके से। देखिए स्टैटिक जीके को अलग बांट रखा है, स्टैटिक जीके का आपको टोटल ये दोस्तों आपके 24 टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक, और इनकी दोस्तों टॉपिक वाइज पीडीएफ भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, और कोई चर्चित टॉपिक अलग होगा। इसके अलावा संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल विज्ञान, ये भी आपको यहाँ पर कराए गए हैं। और आप सभी कहने पर होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक भी इस बैच में हमने डाल दिए हैं। इस बैच की कीमत कितनी है, और हिंदी दोस्तों आपको पूरी मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में सभी। ठीक है, देखिए इस बैच की कीमत 299 रुपये, मगर दोस्तों आप सभी के लिए अभी भी दोस्तों हमने ऑफर प्राइस फिर से दे दिया है, 221 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। लिंक नीचे मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों आप ऐप डाउनलोड करके दोस्तों नीचे आएंगे तो ये देखिए ये पेड क्लासेस वाला कॉलम मिल जाएगा। और पेड क्लासेस वाले कॉलम में जैसे आएंगे दोस्तों ये देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी व जीके बैच 2026 दोस्तों। अभी आपको 299 रुपये है दोस्तों, जल्द इसके प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अभी 221 रुपये मिल जाएगा। इसको लेने पे आपको होमगार्ड का बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस का जीके हिंदी और होमगार्ड का जीके पूरा हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर केवल होमगार्ड लेना चाहते हो तो ये वाला बैच ले सकते हैं 199 रुपये का। ठीक है, और दोस्तों जिनको चाहिए कंबाइंड ई बुक, देखिए बैच में कंबाइंड ई बुक नहीं मिलेगी। जिसको कंबाइंड ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम में चले आए। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आएंगे देखिए होमगार्ड स्पेशल टॉपिक मिल जाएगा 121 रुपये में। ठीक है, और 2026 का करंट अफेयर दोस्तों आपको 26 रुपये में मिल जाएगा। वही दोस्तों 2025 का करंट अफेयर 25 रुपये में आपको दी जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी तरीके से आपको कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी आपके यूपी पहले सभी एग्जाम जैसे कि लेखपाल वगैरह के लिए। ठीक है, ये आपको हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों अपडेटेड मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये है स्टैटिक जीके यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेटेड तरीके से। ठीक है, इसके अलावा इतिहास, भूगोल और संविधान की ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, नीचे लिंक मिलेगा, जाकर के ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं साथियों 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन। इनका दोस्तों बहुत बड़ा योगदान था भारतीय कृषि में हरित क्रांति के लिए। ठीक है, आपको देखिए अगर हरित क्रांति से मैं संबंधित चीजें आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे आपको कई चीजें रखना कि अगर भारत में हरित क्रांति जनक पूछे MS स्वामीनाथन होंगे, और अगर विश्व में दोस्तों पूछ ले कि हरित क्रांति जनक कौन है, भारतीय ने लगाए, तब आप बताइएगा नॉर्मन ई बोरलॉग दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति जनक कौन हो जाएंगे दोस्तों, MS स्वामीनाथन, और विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग। और हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, विलियम गॉड ने। ठीक है, चलिए तो यहाँ दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैक्सिको से हुई थी। हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग है, जिन्हें दोस्तों शांति का नोबेल दिया गया, एकमात्र कृषि वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति जनक कौन है दोस्तों, MS स्वामीनाथन। देखिए भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा, है ना, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, यानी खाने कभी कमी ना हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है कि इस क्रांति की विधि में HYV बीजों का प्रयोग किया गया। HYV यानी हाई एल्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा था। देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं बहुत बार पूछे गए ना, तो याद रखेंगे दोस्तों कि हरित क्रांति का मुख्य रूप से इसमें क्या किया गया, HYV
बीजों का प्रयोग किया गया और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके दोस्तों खास करके दोस्तों गेहूं के खेतों में बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा था। तो याद रखेंगे हरित क्रांति जनक कौन होंगे भारत में, एम एस स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर कौन होंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें दोस्तों शांति का नोबेल भी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध कहां से, उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिले से। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चिपको आंदोलन शुरुआत दोस्तों 1973-74 में हुई थी चमोली उत्तराखंड में। इसका नेतृत्व किसने किया, देखिए बहुत बार पूछा गया, नेतृत्व करता दोस्तों क्योंकि इनका भी 2-3 साल पहले इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। देखिए तीनों जी के तीनों नाम पूछ सकता है। देखिए मुख्यतः कौन होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, मगर कभी कभार पूछता है निम्नलिखित में से कौन हरित का मतलब चिपको आंदोलन संबंधित नहीं, तीनों नाम दे देगा और एक कोई और दे देगा। ठीक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, मगर मेन यही है। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। देखिए आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन होता क्या दोस्तों, देखिए जो पेड़ काटने वाले लोग होते थे उनके समक्ष दोस्तों क्या करते थे, पेड़ को चिपका लेते थे, कहते पहले हमको काटिए फिर पेड़ काटने देंगे, तो इसे चिपको आंदोलन कहा गया। इसी तरीके दोस्तों एक अपिक्को आंदोलन पूछा था 1983 में कर्नाटक में, इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। यह पर्यावरण संरक्षण संबंधित था। एक दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था दोस्तों 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला था। इसमें क्या हुआ दोस्तों, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध का विरोध के लिए शुरू किया गया था और इसके मेन कौन थे, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरधंती राय। दोस्तों याद रखिएगा मेधा पाटेकर बहुत फेमस है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछा जाता है। ठीक है, एक होता है मैती आंदोलन दोस्तों 1984 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में, बच्चों को लगाकर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए। दोस्तों ये सभी आंदोलन में बता दें। देखिए अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन बढ़ाइए, क्वेश्चन क्यों बढ़ाएं दोस्तों, देखिए हम किसी चीज को कितना डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें मैं चिपको पूछ लेता, अपिक्को पूछ लेता, नर्मदा पूछ लेता, मैती पूछ लेता, तो समय बर्बाद होता। यहाँ पे आप कई चीजें एक ही साथ मिल रही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर कि भारतीय जनसंख्या के महाविभाजक का वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों, महाविभाजक का वर्ष होता है 1921। ठीक है, आप बताते हैं इस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1911 से लेकर के दोस्तों 1921 के बीच में दोस्तों क्या होती, जनसंख्या में कमी आई थी, बढ़ी नहीं थी, इसीलिए इसको महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या हमेशा बढ़ती ना 10 वर्षों पे, इसमें घटी थी। आप बताते हैं कि नोट लिख लीजिएगा कि 1911 से 21 के दशकों में जनसंख्या में दोस्तों 0.39% की कमी देखी गई थी। इसलिए 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का बृहत महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। इस भारतीय जनगणना के इतिहास में एकमात्र नकारात्मक वृद्धि वाला ये साल भी था, याद रखेंगे। चलिए अगला मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य पुत्र जन्मोत्सव के समय रंगीन कागज और बांसों की सहायता से निर्मित मंदिरों को सिर पर रखकर किया था, तो ख्याल नृत्य है ना, कहते ना कि ख्याल नृत्य। तो पुत्र जन्मोत्सव कैसे याद रखेंगे, हमेशा दोस्तों सपने में ख्याल आता किसका, पुत्र हो जाए कहीं पुत्री न हो जाए, ऐसी मानसिकता है लोगों की। तो पुत्र जन्मोत्सव में कौन सा नृत्य होता है, ख्याल नृत्य। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगा दोस्तों, आगरा में। दोस्तों ये पशु मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, पशु मेला बटेश्वर आगरा में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी, क्या भारतीय कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से, जो पाकिस्तान की हैं। ठीक है, वो सबसे कम उम्र की महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आज तक देख लेते हैं भारत में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का गीतांजलि के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया और ऐसे मतलब भारतीय नोबेल प्राप्त करता है। ठीक है, आप बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति थे, भारत के नहीं पहले एशियाई थे। देखिए UPSC पेट में पूछा गया। दूसरे CV रमन जी को, इनको दोस्तों रमन प्रभाव के लिए भौतिकी नोबेल दिया गया। ठीक है, और आपको बता दें कि रमन प्रभाव खोज 28 फरवरी की थी, इसीलिए इनके दिवस को हम, इसीलिए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, इनके जन्म दिवस के लिए नहीं, रमन प्रभाव खोज के लिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तीसरा दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था, इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। मदर टेरेसा दोस्तों ये वैसे मूलतः अल्बानिया की थी दोस्तों, इन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी। 1979 में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। वहीं दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में भौतिकी क्षेत्र में मिला। अमर्त्य सेन को 1988 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है। VS नायपाल को 2001 में साहित्य क्षेत्र में मिला। वेंकटरमण को दोस्तों वेंकटरमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन का मिला। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों 2014 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के थे दोस्तों, उनके साथ संयुक्त रूप से। ठीक है,
यूपी पुलिस में पूछा गया। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का मिला। ठीक, तो ये इतने भारतीय मूल के भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय। दोस्तों याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। चलिए टोटल कितने हैं, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश कितने, 6। पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों, जिसकी स्थापना बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा 4 फरवरी 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, 1916 को। देखिए रजिस्ट्रेशन में कई बार पूछा गया। ठीक, इसे बीएचयू बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, और दोस्तों इसका पूर्ण नाम काशी विश्वविद्यालय था, और इसका शिलान्यास दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय था। किसके सहयोग से, एनी बेसन का भी सहयोग रहा है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके दंत विज्ञानी यूपी SSC 2025 में और यूपी पुलिस में भी। ठीक है, और याद रखेंगे यह एशिया सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखिए 6 हैं टोटल, तो पहला बनारस विश्वविद्यालय, दूसरा पहला बीएचयू और दूसरा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय। आपको बता दें इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किया था। ठीक है, चलिए तीसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों यूपी का पहला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा इसका स्थापना 23 सितंबर 1887 की गई थी। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है क्योंकि इसका पूर्व नाम म्योर कॉलेज था दोस्तों, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। 1866 में की गई थी, फिर 87 में इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। चौथा दोस्तों भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ वाला है, ये केंद्रीय है। ठीक, स्थापना पूछी गई है। और पांचवा दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में दोस्तों। ठीक है, इससे भी दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा मिला। फुर्सतगंज पहले रायबरेली में पढ़ता था, अब अमेठी हो गया। छठा दोस्तों लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी दोस्तों। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 उत्तर प्रदेश से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि हमने बता दिए हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन क्या है, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता दोस्तों, तो 24 घंटे के भीतर। ठीक है, ये दोस्तों आपके अधिकार किससे मिलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मिलता है कि भैया किसी व्यक्ति को अगर पुलिस जबरन दोस्तों गिरफ्तार करती है तो मजिस्ट्रेट के सामने दोस्तों 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। हालांकि इसमें छुट्टी और दोस्तों जो दूरी वो नहीं गिनी आती, कि जैसे जाने में समय लगा वो नहीं गिनी आती। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व किस मंत्रालय का होता है। देखिए 2 तरीके से सुरक्षा होती है, एक आंतरिक होती है, एक होती है बाह्य। तो दोस्तों आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है, आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है, और बाहरी सुरक्षा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, समझ रहे। आंतरिक सुरक्षा के मेन कौन है दोस्तों, गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी हैं, और बाह्य सुरक्षा के लिए दोस्तों राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। देखिए आंतरिक सुरक्षा क्या होता है, ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल आते हैं। देखिए केंद्रीय सशस्त्र बल CIF के कई प्रकार के जो सैनिक बल है दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसे कि असम राइफल हो गया, BSF हो गया, है ना, CISF हो गया, ITBP हो गई, है ना, SSB हो गया, NSG हो गया, CRPF, ये क्या है, ये अर्धसैनिक बल है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत IB और CIB भी, है ना, CBI भी आती है। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ठीक है, मुख्यालय है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दोस्तों 1945 स्थापना हुई थी। आपको बता दें स्थायी मध्यस्थता न्यायालय दोस्तों हेग में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस आप बता दिए हैं। ठीक है, और इसमें कुल 15 जज होते हैं। 9 कोरम कितना होता है, 9 जजों का। इनका कार्यकाल दोस्तों 9 वर्ष का होता है। आपको बता दें इसके चार्टर में कुल 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसके न्यायालय की भाषा कौन सी, फ्रेंच और अंग्रेजी है। आप बता दें कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन से थे यहाँ पे, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। और प्रथम भारतीय न्यायाधीश, ठीक है, देखिए प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। और प्रथम भारतीय न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश एक होता है ना, उसमें वेनेगल रामाराव थे, और वर्तमान में दलवीर भंडारी जी थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। देखिए हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 2 तरीके के हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 24 सितंबर को मनाते हैं। क्यों 14 सितंबर, देखिए कई बार पूछा गया, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लिखा हुआ समझिएगा। ठीक, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस याद रखेंगे 10 जनवरी को। क्यों, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसलिए याद रखेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस पूछे 10 जनवरी। ठीक है, चलिए अगला है कि रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर ने। आपको पता है कि ग्रुप कौन से 4 ग्रुप होते हैं मुख्यतः, ए, ठीक है समझिएगा, A
बी, ए बी और ओ। देखिए ए बी सबसे ले सकता है दोस्तों, ये सर्वग्राही होता है, और ओ सबको दे सकता है, ये सर्वदाता होता है। ठीक, सबको दे सकता है। ठीक, तो ये 4 प्रकार के मुख्यतः दोस्तों ये ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, चलिए मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन दोस्तों? विशाखदत्त। ठीक है, चलिए अगला है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल कब पारित दोस्तों? तो 2023 में पारित किया गया था। यार के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है ये लोकसभा में पारित कब हुआ था? 20 सितंबर 2023 को, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को, और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह कानून बन गया। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। ये है क्या दोस्तों? आपको बता दें यह अधिनियम संविधान का 106वां संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षण करना। यानी महिलाएं अब महिला सांसद, महिला विधायक दोस्तों 33% हर राज्य में होंगी, हर मतलब संसद में होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं? लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में 33% महिलाओं की सीटें होनी आवश्यक होंगी। इसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण बिल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है नाटो का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? नाटो चर्चित है। क्यों? क्योंकि अमेरिका दोस्तों अमेरिका इससे बाहर जाने के लिए बोल रहा है अब। ठीक है, क्योंकि ईरान अमेरिका जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका परेशान सा हो रखा। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कौन सी? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, अब नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। टोटल 32 सदस्य दोस्तों। 30वां सदस्य कौन बना था इसका? मैसेडोनिया। 31वां फिनलैंड, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 32वां सबसे नवीनतम कौन सा बना? स्वीडन, है ना, मार्च 2024 में। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में, तो 35वां दोस्तों हेग नीदरलैंड में हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है कितने सदस्य अभी? तो 32 है वर्तमान में। ठीक, ये बढ़ते रहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अभी 32 है वर्तमान में। ठीक है, चलिए ओजोन परत किस मंडल में दोस्तों? ओजोन समताप मंडल पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल में ओजोन परत, है ना, पाई जाती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बता दें इसकी ऊंचाई दोस्तों 50 किलोमीटर तक होती है समताप मंडल की। ओजोन परत स्थित होता है और यहाँ तापमान एक समान होता है। कहाँ? समताप मंडल में, जहाँ ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए समताप यानी बराबर ताप। यहीं पर दोस्तों जेट विमान, वायुयान इसी में उड़ते हैं। आपको बता दें कि ओजोन में छिद्र जो है उसका पता जोसेफ फोरमैन ने किया था। ओजोन की सबसे पतली परत कहाँ है? तो दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका में। ठीक, और ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं? डाप्सन में। ठीक है, याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को दोस्तों हम क्या बनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस। कई बार इसको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, और वियना समझौता दोस्तों, वियना सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया में होता, 1988 में लागू हुआ था। इसमें भी ओजोन संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, चलिए, और दोस्तों आपको बता दें कि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसकी वजह से दोस्तों इसमें क्षरण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों का क्या होता है? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, भूकंप की तरंगों को मापने वाले यंत्रों को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। आपको बता दें चेतावनी जारी करने, भूकंप की चेतावनी जारी करने वाले केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, भूकंप मापने का पैमाना कौन होता है? तो रिएक्टर स्केल होता है और मार्केली स्केल। रिएक्टर स्केल क्या होता है? आपको बता दें कि यह भूकंप की तीव्रता को 0 से 9 अंक तक बताता है, और प्रति स्केल में बढ़त से भूकंप की तीव्रता 10 गुना और ऊर्जा 32 गुना बढ़ती है। इसकी खोज चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के साथ मिलकर 1935 में विकसित हुआ था। मार्केली स्केल की खोज किसने की थी? जी मार्केली ने। ठीक है, यहीं पे दोस्तों याद रखेंगे भूकंप संबंधित ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था भारत तरफ से 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए भूकंप के लिए, है ना, उसकी राहत के लिए दोस्तों ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया था? जब दोस्तों सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था। ठीक है, तब ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और आपको बता दें दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय भूकंप केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखेंगे। और भारत में पहली भूकंपीय वेधशाला दोस्तों अलीपुर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीबिया देश की राजधानी क्या है? त्रिपोली दोस्तों। और इसकी मुद्रा दिनार है। चलिए कुछ देशों की राजधानी देख लेते हैं, 4-5, है ना। चलिए, जैसे मोरक्को राजधानी क्या है? रबात। और देखिए ये राजधानी है, ये मुद्रा है, तो मुद्रा क्या है? दिरहम है। नामीबिया की विंडहॉग राजधानी हो गई और रैंड मुद्रा हो गई। सोमालिया के दोस्तों, है ना, मोगादिशु राजधानी और शिलिंग क्या हो गई दोस्तों? मुद्रा हो गई। केन्या के नैरोबी राजधानी और शिलिंग क्या है? मुद्रा है। जाम्बिया की लुसाका दोस्तों राजधानी हो गई, देखिए पेट में पूछा गया। और क्वाचा दोस्तों है मुद्रा हो गई। रवांडा की दोस्तों किगाली देखिए राजधानी हो गई और फ्रैंक मुद्रा हो गई। ठीक है, चलिए अगला है भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कौन सा देश करता है दोस्तों? भूतापी, तो भूमि से निकलने वाली ताप होती है, उसका सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा देश करता है? तो आइसलैंड करता है। भूतापी ऊर्जा क्या होती है? तो उष्मा की ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। आपको बता दें भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग ज्वालामुखी प्रदर्शन के कारण, दोस्तों ज्वालामुखी ज्यादा है तो इसके कारण आइसलैंड सबसे ज्यादा करता है। देखिए आपके यूपी पुलिस में पूछे गए, CGL में पूछे गए। भूतापी ऊर्जा सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर।
यूनेस्को ने 2025 में किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया, यानी खाना वाना पाक कला, ठीक है। तो लखनऊ को दोस्तों याद रखेंगे कि लखनऊ को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन 43वें सत्र के दौरान क्रिएटिव ऑफ सिटी गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया। गौरव यह लखनऊ मतलब ये गौरव प्राप्त करने वाला हैदराबाद के बाद दूसरा स्थान बन गया है, ठीक है। यानी याद रखेंगे दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा 2025 में लखनऊ को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया। एएनएम में अभी 2026 में दोस्तों पूछा गया, 23 नहीं 26 में, ठीक है। यह क्यों दोस्तों? क्योंकि आप बता दें कि लखनऊ की समृद्ध अवधि व्यंजन परंपरा जैसे कबाब हो गया, बिरयानी होगा, कोरमा होगा, सीरमाला से सम्मानित करती है, जो शहर के खान पान, कला, आतिथ्य और संस्कृति को दर्शाती है, ठीक है। यही दोस्तों याद रखेंगे कि गोमती और लखनऊ संबंधित क्या चीज़ें हैं। गोमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित कॉन्टेनिया पैलेस, ठीक है, लखनऊ में लॉ मॉर्टिनर, ठीक है, कॉलेज शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। ये देखिए एएनएम 2026 का दोस्तों क्वेश्चन अभी हाल ही में। नवबख शहर करते हैं। भारत का पहला नौसेना सौर संग्रहालय भी यहाँ स्थित है ना। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम भी स्थित है। अवध की राजधानी लखनऊ को आसिफ दौला द्वारा बसाया गया था। गोमती नदी किनारे है। इमामबाड़ा यहीं पर है, पूछा गया है। छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा भी दोस्तों यहीं पर है। और उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, सबरंग क्लिनिक यहीं पर है। रूमी दरवाजा जिसको हम तुर्की गेट कहते हैं, 60 फीट लंबा है दोस्तों, ऊंचा है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों और भी चीज़ें हैं। बड़ा इमामबाड़ा को आसिफ दौला ने बनवाया था, ठीक। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी यहीं स्थित है। गुरु गोविंद स्पोर्ट कॉलेज भी है ना। इकाना क्रिकेट स्टेडियम भी है। आईटी हब दोस्तों बनेगा। पहला एआई सिटी भी दोस्तों लखनऊ बन रहा है पहला, है ना। हजरत बेगम महल ने यहाँ का नेतृत्व किया था। सफ़ेद धागे से कपड़े कढ़ाई की जाती है जिसको चिकनकारी कहते हैं, लखनऊ का फेमस है। राजकीय संग्रहालय है यहाँ पे, है ना। और प्रथम नाइट सफारी दोस्तों कुकरैल में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भी है। और यहीं दोस्तों चारबाग देखिए, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण दोस्तों, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। भारत का पहला एआई सिटी बनेगा ये। पीएम मित्र योजना के तहत देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क की स्थापना यहाँ की जाएगी। लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, डीआरडीओ व रूस की कंपनी मिलकर बनाएंगी यार के। और स्मृतिका युद्ध स्मारक लखनऊ की आधारशिला जनरल SF रोड्रिक्स ने 5 जून 1993 को रखी थी मेरे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीके से आपने देख लिया था। तीसरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। चलिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए दोस्तों। और आपको बता दें ये करंट अफेयर दोस्तों 2026 का पूरा करंट अफेयर मिलेगा। जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा वैसे से यहाँ करंट अफेयर डाली जाएगी दोस्तों। तो 2026 का 26 रुपये आपको मिल जाएगा, जा करके ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको केवल होमगार्ड दोस्तों ई बुक चाहिए दोस्तों, ये वाली आप ई बुक ले सकते हैं। अभी आपको ऑफर प्राइस मिल जाएगा 150 रुपये, मगर दोस्तों अभी 121 रुपये में आपको मिल जाएगा। हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए और इसे प्रिंट आउट भी करवाना चाहे करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे जो बैच है यूपी पुलिस का उसको ले सकते हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू।